आप स्टार्ट करते हैं दंत वर्णन, क्योंकि पीडिया में रिलेटेड है, पीडिया से अपन को है, तो वहां पे अपन को देखना है कि बच्चों में दांत का पैटर्न क्या होता है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं वो तुमको पकड़ना होता है। जैसे दांत की संख्या 32 दी है, ये तो तुम्हें मालूम होता है। इसमें जो दो पैटर्न दिए रहते हैं, एक सकृंजात दिया रहता है, एक द्विज रहता है। तो जो सकृंजात है ये समझ सकते हो कि वो बोनी सॉकेट में फंसे हुए, जो क्या होता है टाइम्स होते हैं, वन टाइम्स आते हैं। जैसे मॉडर्न में भी होता है, मिल्क टीथ होते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं। तो उस तरह समझ सकते हो कि जो सकृंजात है, कृंजात मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बोनी सॉकेट फंसा हुआ स्ट्रक्चर। तो सकृंजात कितने होते हैं? 8 होते हैं। जबकि द्विज कितने होते हैं? 24 होते हैं। कई बार ये संख्या पूछी जाती है। इसमें याद रखने के लिए कैसे याद कर सकते हो? द्विज, द्विज मतलब दो है ना, द्विज मतलब दो होता है। तो जो दो होता है, देखो दो से स्टार्ट हो रहा है तो 24 ऐसा करके याद रखोगे। और कृंजात कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसको याद रखना है, बाकी इसमें और कोई चीज नहीं है। इसमें ये वाली लाइन जो है काश्यप के अनुसार लिखी है। जब काश्यप अपन स्टार्ट करते हैं, जहां से सूत्र स्थान स्टार्ट होता है, वहीं पे उन्होंने दांतों के पैटर्न को समझाया। तो दांतों के पैटर्न समझाने में उन्होंने कुछ प्रोसीजर बताई कि कैसे निकलना है। तो इसमें एक लाइन लिखी कि जितने दिन में दांतों का निषेचन होता है। निषेचन मतलब क्या होता है? जब डिलीवरी के समय उसके दांत में जो बर्ड्स बन रहे होते हैं, जो बर्ड्स बनते हैं ना दांत को, उसको हम कह रहे हैं दांत के निषेचन। उतने ही दिन में फूट कर बाहर आते हैं। तो उतने दिन में फूट के बाहर आना मतलब मसूड़े को फोड़ के बाहर आना। जैसे अपन जमीन में जब पौधा लगाते हैं, तो अगर हमने एक दिन में लगाया तो एक दिन में जमीन को फोड़ के बाहर आ जाता है। तो अगर मान लो किसी का दांत 3 दिन में बर्ड्स बने तो 3 दिन में फोड़ के बाहर आएंगे। 4 दिन में बर्ड्स बने तो 4 दिन में फोड़ के आएंगे। पहली लाइन ये है। दूसरी लाइन थोड़ी सी डिफरेंस है, देखो क्या है उसमें। जन्म के बाद जितने मास में दांत फूटते हैं, मान लो चौथे महीने में, जैसे डिलीवरी हुई बच्चे की, चौथे महीने में दांत आए, या फिर 5वें महीने में आए, 8वें महीने में आए, या 10वें महीने में दांत आए, तो उतने ही वर्षों में गिरते हैं। मतलब जब बच्चा 10 वर्ष का होगा तो 10 वर्ष में गिरेगा, 5 वर्ष का होगा तो 5 वर्ष में गिरेगा। ये कहना चाह रहे हैं। पर एक्चुअल में होता क्या है, जो दांत आते हैं तो दांत का टाइमिंग अलग होती है ना। इंसाइजर अलग टाइम में आएगा, कैनाइन अलग आएगा, मोलर अलग आएगा। ये उसके कॉन्सेप्ट में हो सकता है उनका, कि जो मोलर है वो कब गिरेंगे, प्री मोलर कब गिरेंगे, कैनाइन कब गिरेंगे, इसलिए। तो तुम्हें ये सब में नहीं पढ़ना अभी। तुम्हें याद रखना है कि जितने दिन में दांत का निषेचन होगा उतने दिन में फूट के बाहर आएंगे। ऐसा समझ लो, जितने दिन में अंकुर निकलेंगे उतने दिन में फोड़ के बाहर आएंगे, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या होगी? जितने मास में दांत फूटते हैं उतने ही वर्षों में पुनः गिरकर बाहर आते हैं। ठीक है, पुनः निकलते हैं। इसके बाद इसमें पूछा जाता है काश्यप के अनुसार दंत के प्रकार। काश्यप के अनुसार दंत कितने प्रकार हैं? देखो यहाँ पे ना, ये भी होता है, दंत के भेद पूछे जाते हैं। ये जो तुमने सकृंजात और द्विज पढ़ा, ये भी दंत के भेद हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और प्रकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये जो प्रकार है, देखो 2 टाइप्स के हो जाएंगे, मिल्क टीथ हो जाएंगे, परमानेंट टीथ हो जाएंगे, ये भी डिवीजन कहलाता है। और जो 4 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, बाइकस्पिड मोलर, ये भी उसके टाइप्स हैं। पर जब भी अगर तुमसे संख्या पूछी जाएगी भेद, तो बोलोगे 2। और अगर संख्या प्रकार पूछा जाएगा तो बोलोगे 4। दोनों क्वेश्चन में तुम्हें प्रभाव कराओ। अब देखो यहाँ पे लिखा है राजदंत, लिखा है वस्त, लिखा है दृष्टा, लिखा हानवी। वही जो हम लोग सेंट्रल इंसाइजर इनको मॉडर्न में नाम देते हैं, इन्होंने आयुर्वेद में नाम दिया। तो इसके लिए याद करने का एक तरीका हम लोगों ने बनाया था, रावदाहा। वैसे याद रखने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं इसे, तुम्हें खुद से याद रहता है। राजदत्त आ जाएगा, वस्त आ जाएगा, दृष्टा हो जाएगा, हानव्य हो जाएगा। अब देखो नाम से समझ में आता है, सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, जो कि क्या की चीज, किसी चीज को फाड़ने वगैरह के काम आते हैं, है ना। कुछ काटने के, अपन को जैसे कुछ काटना है, किसी की उंगली काटना है, तो किससे काटते हो? बचपन में जब छोटे छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा, वो दांत काटते हैं, किससे काटते हैं? सामने के दांतों से काटते हैं। सेंट्रल इंसाइजर कर्तन करने के काम आते हैं। वस्त जो होता है लेटरल इंसाइजर, ये भी काटने के काम ही आता है। जो कैनाइन होता है, कठिन दांतों का चीजों को, जब तुम गन्ना चूसते हो ना, गन्ने को तोड़ते हो, या फिर क्या मांस का टुकड़ा, जो नॉनवेज खाते होंगे तो मांस को पकड़ के जो साइड से खाते हैं, तुमने देखा होगा लेग पीस हमेशा साइड से ऐसे पकड़ते हैं। कुत्तों को देखा होगा, जानवरों को देखा होगा, लेग पीस जो भी चीज है, मांस को साइड से पकड़ते हैं, क्योंकि कैनाइन लेटरल साइड में हो जाएगा। तो कैनाइन कठिन द्रव्यों का कर्तन हो जाएगा। और जो हानवी होते हैं, हनु प्रदेश पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, मोलर रीजन में हो जाएंगे, इसलिए इन्हें हानवी बोले। तो बाइकस्पेड और मोलर्स दोनों हो जाएंगी, चबाने के काम आता है। रोटी चबाते हो ना, तो इधर ले जाके चबाते हो, है ना। सामने से अगर कोई चीज काटना होता है, जली काटना है, कुछ काटना है, तो सामने से काटोगे। कुछ ज्यादा हार्ड चीज होती है तो कैनाइन से काटोगे। और जब उसे पीसने का काम करना है, जैसे रोटी चबाना है, चावल चबाना है, तो अपन क्या करते हैं इसका। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि दांत के प्रकार कितने होते हैं, 4। फिर दूसरा इसमें से नाम पूछा जा सकता है राजदंत, वष्ट, ऐसे अभी तक ये नहीं पूछे गए। इनका मॉडर्न कोरिलेशन पूछा जाता है। तो राजदंत सेंट्रल इंसाइजर हो जाएगा, बीच में जो दांत दिखते हैं। फिर उसके साइड में लेटरल इंसाइजर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ जाता है। इसमें जो राजदंत को पवित्र दांत बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये नहीं मालूम, लेकिन आगे तुम पढ़ोगे काश्यप की एक लाइन जिसमें लिखा है कि अगर किसी की सेंट्रल इंसाइजर नहीं है तो वो श्राद्ध करने के योग्य नहीं है, वो श्राद्ध नहीं कर सकता, राजदंत कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। अब देखो राजदंत के खंडित होने पर श्राद्ध कम नहीं करते, बता चुका हूं। सारंगधर ने दंत को अस्थि की उपधातु कहा है। अपन ने जब वहां पे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो सारी धातुएं जो पढ़ते हैं ना, तो जो अस्थि धातु आती है उसकी उपधातु, तो उनका शायद ऐसा कॉन्सेप्ट रहा होगा कि कैल्शियम भी उसमें भी होता है, कैल्शियम अपने बोन दांतों में भी होता है, इस कारण तो सारंगधर ने अस्थि की उपधातु बोला। 4 प्रकार की दंत उत्पत्ति है। दंत उत्पत्ति में देखो यहाँ पे वही चीज जो यहाँ पे अस्थि मज्जा जो उपधातु है, पहले इस चीज को अलग से याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अस्थि की उपधातु होती है। धातु की उत्पत्ति से मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने बोला किस धातु से उत्पत्ति है, तो काश्यप ने बोला रक्त धातु से। काश्यप ने क्या बोला? रक्त धातु से। अष्टांग संग्रह ने बोला अस्थि व मज्जा धातु से, और जबकि माधव ने बोला पित्त से। तो इसको याद करो, तुम लोग कोड बनाओ छोटा सा, करवाम, करवाम एमपी या करवाम मापी, जो तुमको बनाना हो। तो करवाम से हो जाएगा, काश्यप के अनुसार रक्त धातु हो जाएगा, वाग्भट के अनुसार क्या हो जाएगा? वाम, आ और मा, अस्थि और मज्जा, और माधव का याद कर लो पित्त, करवाम एमपी या करवाम मापी, जो भी तुम याद रख सकते हो। इसमें से वाग्भट का क्या है क्या? सर? वाग्भट का वाग्भट का अस्थि और मज्जा, वाम, वा से वाग्भट, आ और मा। ओके सर। वाग्भट का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दांतों की उत्पत्ति किस धातु से होती है? अस्थि और मज्जा धातु से। ये हो गया दंत भेद की अवस्थाएं। तो अवस्थाओं में देखो, तुमने देखा होगा कि जब पौधा उगता है तो पहले उसमें क्या होते हैं? अंकुर बनते हैं। अंकुर बनने के बाद क्या करते हैं? जो दाना होता है उसी दाने से 2 पत्ते फूटते हैं, और 2 पत्ते फूटने के बाद फिर क्या होता है? वो बड़ा होता है। तो जो अंकुर बना, या ऐसा कह सकते हो कि तुम लोग पहले बीज बोते हो, या तुमने देखा होगा चावल के धान वगैरह कुछ से पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले निषक्ति, जो कि अपन ने देखा था जितने दिन में दांत का निषेचन होता है उतने ही दिन में फूटकर बढ़ते हैं, ये ऊपर अपन ने ये लाइन देखी थी। तो निषक्ति गर्भावस्था में मसूड़ों के दंतांकुरों का आना, 4 मास में दांत की निषक्ति। कुछ बच्चों को दांत 4 महीने में निकलने लगते हैं, कुछ बच्चों को 8 महीने 9 महीने ऐसे भी लगते हैं। तो ठीक है, 4 माह में दांत निषिक्त हो जाते हैं। फिर लिखा है मूर्तिमान। मूर्तिमान नाम से समझ में आ रहा है जो शेप ले ले, है ना, कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म ले ले। तो दांतों अंकुरों का बढ़कर दांत का रूप धारण करना, दांत का रूप धारण कर लेना को हम क्या कहेंगे? मूर्तिमान। उद्भेदन का मतलब हो जाएगा मसूड़े को फोड़कर बाहर आना। समझ गए? तो 3 स्टेजेज होती है। क्वेश्चन इसमें यह आएगा कि दांत के भेद की अवस्थाएं कितनी होती हैं। निषक्ति सबसे पहला हो जाएगा, मूर्तिमान दूसरा हो जाएगा, उद्भेदन हो जाएगा 3। अगर इसका तुम नॉर्मल से मीनिंग समझो, निषक्ति मतलब उसका बर्ड्स बनना, मूर्तिमान मतलब शेप लेना, उद्भेदन मतलब फोड़ के बाहर आना। तो ये इसमें कोई ऐसी चीज अब नहीं है। इसके बाद आते हैं दंत के भेद। जो ऊपर मैंने तुम लोगों को बताया था वो चीज यहाँ पर से लिखी है। संकीर्ण जात 8 होते हैं, द्विज जो है 24 होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ। अब इसमें और कुछ ऐसा नहीं बचा है। इसके बाद चलते हैं दंतोद्भेद काल। तो जो दंतोद्भेद काल है, ये मीनिंग क्वेश्चन कई बार आता है कि किसने कितना काल कहा। तो सबसे पहले देखो, काश्यप के अनुसार जो है 4 मास से लेकर 8 मास के बीच में बोला। एक पर्टिकुलर टाइम बताया कि 4 से 8 के बीच में। ऐसा तो होता नहीं कि 5वें महीने में सारे दांत निकल आते हैं, या 5वें महीने की 6 तारीख को पूरे दांत निकल आएंगे, 7 तारीख को पूरे दांत निकल आएंगे। तो उन्होंने एक टाइम पीरियड बताया, तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बोला। अब यही चीजें अपन लोग चलते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार। तो इन्होंने देखो 2 तरीके से बताया कि देखो 8 मास या उससे अधिक मास में अगर दांत निकलते हैं तो वो बच्चा कैसा होगा? दीर्घायुष्य। ऐसा सभी बोलते हैं कि अगर जितने ज्यादा दिन में दांत निकलेंगे तो बच्चा उतना दीर्घायु है। तो अगर 8 या उससे अधिक मास में दांत निकल रहे हैं तो दीर्घायु है। 4 मास में अगर दांत निकलते हैं तो मध्यम आयु है, और अगर उसके पहले से ही है तो अल्प आयु। लेकिन लिखा नहीं है ऐसा टर्म, पर ठीक है, मीनिंग अपन समझ जाएंगे। देखो सारंगधर का ना और जगह हम लोग पढ़ते हैं तो इतना ही बस पढ़ते हैं कि 8वें मास में दंत उत्पत्ति। इसमें एक लाइन और पढ़ने को मिलती है कि 8वें मास में जो दांत होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होता है। 8वें मास में जो दांत निकलेगा सर्वगुण संपन्न। तो तुम्हें यहाँ याद रखना है काश्यप के अनुसार कितना हो जाएगा? 4 से या 8 मास याद रखना होगा। काश्यप के अनुसार 4 से 8 मास।
और जो कि अष्टांग संग्रह के अनुसार 8वें मास में दीर्घायु, उससे नीचे जो हो जाएगा मध्यम आयु हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ये कुछ ऐसे लक्षण बताए थे यहाँ की, अगर कौन से महीने में दांत निकलते हैं तो कौन सा लक्षण आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला तो देखो है कि अल्प आयु में दांत निकलने में बालक असंपूर्ण धातु बल वाला होता है। धातुओं का जो बल होगा उसका संपूर्ण नहीं होगा, मतलब कमजोर होगा, उसके शरीर में बाकी चीजों की कमी होगी। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो चौथे मास में, पांचवें मास में, षष्ठे मास में, सप्तम और अष्टम मास में कौन से महीने में दांत निकलता है। चौथे महीने में निकला है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चौथे महीने में निकली हुई चीज कमजोर है, कमजोर है ना। चौथे मास में, चौथे से 8वें मास में, तो चौथा वाला कमजोर होगा, 8वां वाला स्ट्रांग होगा। तो चौथे में लिखा है दंत दुर्बल, शीघ्र गिरने वाले, बहुत से रोगों से युक्त। सारे कमजोर करेक्टर को शो कर रहा है, शो कर रहा है कमजोर करेक्टर को। हाँ, अब इसके बाद लिखा है 5वें मास। 5वें मास में क्या करना है, स्यंदन करने वाला, स्यंदन मतलब सेंसिटिविटी, हर्ष करने वाला आदि लक्षणों से युक्त दांत होते हैं। जब 5 लोग मिलते हैं तो खुशी होती है ना, पंचायत बैठाते हो जब तुम लोग तो मजा आता है। कॉलेज में, हॉस्टल में जब तुम लोग आपस में 5 लोग मिलकर पंचायत बैठा लेते हो तो मजा आता है। तो देखो हर्ष है ना, सेंसिटिव रहते हो ना एक दूसरे के लिए। तो स्यंदन 5वें मास में, हर्ष 5वें मास में। 6वें महीने में आते हैं। 6वें महीने को मैंने कोरिलेट कर रखा था किससे, जो हिट्रोजाइगस होते हैं, छक्के। छक्के से देखो वो लोग चलते हैं तो कैसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके चलते हैं, बोलते हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, ताली बजाएंगे, ताली बजाने का उनका पैटर्न अलग है, सब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है ना। तो मैंने 6वें महीने में देखो छक्कों से याद कर रखा है टेढ़ा। प्रदीप्त दांत, प्रदीप्त का मतलब ही होता है टेढ़े दांत। जो दांत टेढ़े मेढ़े निकले वो कहलाएंगे प्रदीप्त। होता क्या है, जो मसूड़े होते हैं जब उनमें कोई दांत कम हो जाता है या कोई दांत एक्स्ट्रा हो जाता है तो जो सॉकेट होते हैं वो खिसक जाते हैं, तो जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जो संदन कर प्रतीप्त दांत हो जाएंगे, मलिन हो जाएंगे, गंदे से। तुमने देखा होगा छक्कों को थोड़ा ओवर ही क्या करते हैं, मेकअप करके रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा गंदा दिखता है, तो उससे याद रखोगे मलिन। कौन से महीने में हो जाएगा, 6वें महीने में। विवर्णता, विवर्णता मतलब क्या हो जाएगा, कलर, डिस्कलरेशन। तो डिस्कलरेशन होने का कारण क्या होगा, दांतों की जब गंदगी होगी, टेढ़े मेढ़े दांत होंगे तो ब्रश अच्छे से नहीं जा पाता, तो उनमें टाटर जमती है, साइड में जम जाता है ऐसा, तो उसके कारण कैसा हो जाएगा, विवर्ण। और फिर जब सफाई अच्छे से नहीं होगी तो वहीं पे कीड़े भी लगेंगे, तो कृमि हो जाएंगे, घुने हुए दांत हो जाएंगे, ये इसमें मिलता है। इसके बाद निकलते हैं 7वें महीने में। तो 7वें महीने में द्विपीटा दांत, दांत जो होते हैं 2 दांतों फूटे हुए थे, बीच से कमजोर होने के कारण क्या होता है, फूट जाते हैं। राजीमंत दांत, राजीजनमंत का मतलब होता है रेखाएं बनना, उसमें कुछ ऐसी लाइनिंग्स खींची जाएंगी, कुछ के दांत में तुम देखोगे लाइनिंग्स, वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो राजीजनमंत हो जाएगा। खंडित हो जाएंगे, टूटे फूटे हो जाएंगे, क्योंकि कमजोर है तो टूटे फूटे हो जाएंगे। रुक्ष हो जाएंगे, उनमें ऑयलीनेस कम होगा या इनेमल की इसके लेयर कम होगी, तो उसके कारण जो उसमें लस्टर होगी वो नहीं आएगी। विषम हो जाएंगे, आगे को उभरे हुए दांत हो जाएंगे। 8वें मास में सर्वगुण संपन्न, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। 8वें मास में क्या हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। अब देखो इसे याद कैसे करोगे तुम, जो कमजोर वाला होगा वो कौन से महीने में होगा, चौथे मास में हो जाएगा। 5वें मास में क्या याद करोगे, पंचायत बैठाओगे, तो पंचायत में क्या हो जाएगा, सेंसिटिव रहोगे और साथ में खुश रहोगे, हर्ष उत्पन्न हो जाएगा। 6वें महीने में तुम छक्कों से कोरिलेट करोगे तो प्रतीप्त दांत हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, गंदे से रहेंगे, कीड़े लग रहे होंगे उनमें, और वो कैसे होगा, डिस्कलरेशन, विवर्णता होगी। 7वें मास में दांत टूटा फूटा होगा, 7वें में सब टूटा फूटा होगा, लाइनिंग होगी। देखो द्विपिट मतलब 2 भागों में टूटा हुआ, राजीवंत लाइनिंग खींची होगी, खंडित टूटा हुआ होगा, ये सब किसके होंगे, 7वें मास के होंगे। 8वें मास में क्या हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न। इसमें जो क्वेश्चन आया है 6वें और 5वें मंथ का क्वेश्चन आ चुका है, 6वें और 5वें मंथ का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रियंका, आयुषी, राखी, वीडियो ऑन करो, शिवम, जानवी। अब देखो काश्यप के अनुसार इसमें एक लाइन लिखी है कि जो कन्या के दांत होते हैं सुशील एवं मृदु होने के कारण लड़कों की अपेक्षा जल्दी निकलते हैं तथा कष्ट भी कम होता है। तो हमेशा ये लोग क्या है, मेल को ही सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेल में ऐसा उन्होंने बोला कि क्योंकि बच्चे, लड़की के दांत जल्दी आते हैं तो इसलिए उन्होंने बोल दिया उसे कमजोर। तो अपन जब वहां पे एडोल वो देख रहे थे, अपन नियोनेटल डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट देख रहे थे तो वहां पे देखा था कि जो फीमेल चाइल्ड होती है 2 साल आगे चल रही होती है,
आगे जाके एडोलसेंट स्टेज में आती है तो फीमेल चाइल्ड जल्दी मैच्योर होती है, तो इसीलिए उसके दांत जल्दी निकलते हैं, पर इन्होंने उसे अजीब चीज दे दिया नाम, सुशीर और मृदु होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कन्या के दांत कैसे होते हैं, सुशीर। सुशीर मतलब होते हैं खोखले, खोखले। और जो मृदु होने से मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर, कमजोर कह रहा है। और लड़कों की अपेक्षा जल्दी निकलते हैं और कष्ट भी कम होता है लड़कियों को, ठीक है। यही उल्टा जो है मेल को क्या बोला जाता है, दांत घन व स्थिर होते हैं। तो जस्ट अपोजिट है, सुशील का अपोजिट घन हो जाएगा और मृदु का अपोजिट कठोर होना चाहिए, पर यहाँ पे स्थिर दे रखा है। स्थिर कहने से मतलब है कि लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। पर जनरली पैटर्न देखने में क्या आता है, जो मेल होते हैं उनके दांत जल्दी झड़ जाते हैं और जो फीमेल होते हैं उनके दांत ज्यादा दिन तक चलते हैं। देखना इसको, जो ओल्ड एज के लोग हैं ना, ओल्ड एज में तुम ऑब्जर्व करना इन चीजों को, जो फीमेल ओल्ड है उसकी ज्यादा दिन तक दांत रहेंगे, बल्कि जो मेल ओल्ड है उसके दांत जल्दी गिर जाएंगे। तो ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जब तुम काश्यप में पढ़ोगे ना, तो काश्यप में जहाँ दंत की निशक्ति हो रखी है वहां बताएगा, फिर यानी पैटर्न आता है और ये आता है। अब इसके बाद चलते हैं दंत उत्पत्ति के प्रकार। तो ऊपर जो तुमने पढ़ा था, दंत उत्पत्ति में कौन सी धातु इन्वॉल्व है, जो करवा में अपन ने पढ़ा है ना, काश्यप के अनुसार रक्त धातु, वाग्भट के अनुसार अस्थि मज्जा। यही चीज जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं इसमें, कि कैसे उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे देखो सामुदक लिखा है, समृद्ध लिखा है, विवृत्त लिखा है, दंत संपत्ति लिखा है। तो दंत उत्पत्ति के प्रकार पूछे जाता है, कितने हैं, 4। तो 4 यहाँ पे क्या है ना, पैटर्न है। सामुदक मतलब होता है 2, सामुदक मतलब क्या होता है, दो दो चीजें एक साथ, उसे हम कहते हैं सामुदक। इसके बाद समृद्ध मतलब होता है ढका हुआ, कोई चीज किसी चीज से कवर्ड है। और जो विवृत्त मतलब होता है खुला हुआ, फैला हुआ। जैसे विवृत्ता योनिव्यापक पढ़े थे, तो विवृत्ता योनिव्यापक मतलब कोई चीज डायलेटेड है, ओपन है। और दंत संपत, संपत का मतलब होता है अच्छा, तो जो दांतों का अच्छा पैटर्न है। तो सामुदक मतलब 6 बार बार टूटकर गिरते हैं। बार बार यहाँ कहने से मतलब ये नहीं है कि उसके 8-10 बार दांत निकलेंगे। बार बार कहने से मतलब यही है कि जब उसके द्विज दांत निकलते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, और दूसरे परमानेंट आते हैं वो भी जल्दी गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसके 3-4 दांत निकलेंगे। बस यही समझना, सामुदक मतलब क्या हो जाएगा, 6, जो बार बार गिरते हैं, मतलब 2 बार जल्दी जल्दी गिर जाएंगे, कहने का मतलब ये है। समृद्ध मतलब क्या होता है, मैले व अप्रशस्त दांत, गंदे होंगे, साफ सुथरे नहीं होंगे, उनमें टाटर जमी होगी, कीड़े जंग लगे होंगे, और जो प्रशस्त नहीं है क्योंकि अच्छे नहीं माने जाएंगे। फिर इसके बाद आता है विवृत्त। कुछ लोगों के तुमने दांत देखे होंगे थोड़े से बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो उसके कारण उनके होंठ जो होता है, मुंह पूरा बंद नहीं होता है। जब बंद नहीं होता है तो उसके कारण एक्सेस मात्रा में सलाइवेशन और ये सब चीजें होती हैं, तो वहां पे टाटर जल्दी जमता है। तो इसी लिखा, ओठ से ना ढके, मैले व लार गिरती रहती है। यही दंत संपद में जब आते हैं, 8वें मास में निकले दांत श्रेष्ठ व सर्वगुण संपन्न दांत कहलाते हैं, ये प्रशस्त दांत कहलाते हैं। यहां से ये चारों ही पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, और चारों ही पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है। ये तुम्हारे नोट्स में भी एज इट इज पैटर्न में लिखा हुआ है। तो सामुदक क्या हो जाएगा, 6 बार बार टूट कर गिरते हैं। समृद्ध मतलब ढका होना, इतना ही याद रखोगे तो परेशान नहीं होगे। विविध मतलब फैला हुआ, खुले होंगे, तो खुलेंगे तो लार वगैरह गिरेगी। और जो दंत संपत होंगे वो 8वें मास में। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन से मास में निकले दांत जो होते हैं दंत संपत में कहलाते हैं। 8वें मास में निकले दांत दंत संपत होते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन नीचे, दंतोद्भेद कालीन व्याधियां। दंतोद्भेद कालीन व्याधियां, इसका तुम कोटेशन ही याद रखना, सारे नाम है तो तुम्हें याद रखना मुश्किल होगा। तो इसमें एक अष्टांग संग्रह का है और एक कोटेशन अष्टांग हृदय का है। तो एक याद कर लेना तुम, कौन सा, अष्टांग संग्रह वाला। दंतोद्भेदस्य सर्वरोग आयतनम, पहला तो यहाँ एक लाइन लिखी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दंतोद्भेदस्य सर्वरोग आयतनम, सर्वरोग आयतनम का मतलब है कि आयतन मतलब होता है कारण, निदान का पर्याय भी है। जब तुम निदान पढ़ोगे तो निदान का पर्याय भी आता है आयतन। तो जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय उनको लगभग सारी प्रकार की बीमारियां हो रखी होती हैं, सारी प्रकार की। तो इसीलिए लिखा है दंतोद्भेदस्य सर्वरोग आयतनम, यहां से क्वेश्चन नहीं आया पर आने की संभावना है। फिर लिखा विशेषण टू ज्वर, उसमें भी अगर कुछ होता है तो देखो सबसे पहला लिखा है ज्वर। जब तुम लोग सूतिका पढ़ रहे थे गायनी में, तो तुमने देखा था सूतिका जो उपद्रव थे, वहां भी सबसे पहला उपद्रव क्या था, सिप्पी म्यूट खोल के बोलो, क्या बोल रहे हो, सबसे पहला उपद्रव क्या था,